नमस्कार दोस्तों। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था को संपूर्ण रूप से जानेंगे कि कहानी में वास्तविक में होता क्या है। आइए इस क्रम में बढ़ते हैं कि उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह एक कहानी है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ियों वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुतते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों ने ना होने पर तरस खाते हैं। पैदलों की आँखें ना होने पर तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे की पिघन अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे की पिघन अपने ही हो सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए हटर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाक है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यह कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लिंक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगे, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुताम प्यारिये, बच जा लंबी वाली। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये बम्बू काटों वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आग मिली। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जाग पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्ढी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? यह एक दूसरे से संवाद के दौरान है कि तेरे घर कहाँ है, मगरे में। और तेरे नायिका यहाँ पर नायक नायिका से पूछता है कि तेरे घर कहाँ है। नायिका जवाब देती है कि मगरे में।
और नायिका बोलती है और तेरे घर। नायक बोलता है कि माझी में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतरसी की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। ये सारी चर्चाएं होती हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम आगे और बढ़ता है। इतने में दुकान निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई? कुमड़ाई हो गई? कुमड़ाई मीन्स होता है सगाई वगैरह। तो उसी के संबंध में है कि इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह कर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अक्सर दोनों मिल जाते। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अक्सर दोनों क्या करने लगे थे? अचानक से ऐसी राह चलते मिल जाने लगे थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई? वही सवाल फिर से नायक नायिका से करता है कि आपका कुमड़ाई हो गई, यानी कि आपका सगाई हो गया है क्या करके। तो और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की स्वभाव में विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तो फिर वही नायक बोलता है, कब? कल। देखते नहीं है रेशम से चढ़ा हुआ शालू, यानी कि ये नायिका बोल रही कि आप देख नहीं रहे हो जो रेशम का से जड़ा हुआ साल। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। मोरी मीन्स कोई गड्ढा या तालाब टाइप का कुछ होगा, उसी में धक्का दे देता है। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि भी पाई। तब कहीं घर पहुंचा। यानी कि इधर उधर हताश मन से, निराश मन से नायक क्या है, जैसे ही पता चला कि उनकी कुमड़ाई हो चुकी है नायिका की, तो नायक थोड़ा डगमगाते हुए या हालातें बयां करते हुए धीरे धीरे पहुंचता है। वहीं दूसरे क्रम में देखते हैं हम लोग कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? देर रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए है। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस बैगी गोले से तो कोई लड़े। नगर कोटा का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यह अन्य दृश्य है, इसको आप लोग समझिएगा। लहना सिंह और 3 दिन हैं। अब हमारा नायक आता है लहना सिंह। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता
ही दिए, परसों रिफिल आएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाखों कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। चार दिन तक पलक नहीं झपकती, बिना तेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह एक प्रकार की कहावत है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ा कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। ये लहना सिंह जी बोल रहे हैं कि दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो, यानी कि 7 जर्मनों को अकेला मारने की इच्छुक है। पाजी कहीं ये कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने की कमान नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, ये हजार नहीं हजीरा सिंह है, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंपे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक झावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, यानी कि कहीं पर एक थोड़ा बहुत गोलीबारी हो जाए तो मज़ा आ जाए, इस प्रकार की यहाँ पर जिक्र हो। उम्दी उड़ जिगड़ी में कोले डाल वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, महासी शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल लें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, याद रखिएगा, वजीरा सिंह जो था पलटन का क्या था, विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को
भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलवा पिलाने वाली फरंगी, ये फिरंगी है, फिरंगी मैम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। ये जैसे वार्तालाप हो रहा है, प्रतिक्रियाएं हो रही है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिंह तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड 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 के किनारे मरूंगा। भाई कीर्तसी की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने वाले की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क यानी कि हो गया तुर्क से, ये तुर्क शब्द जो है ये तुर्क से है। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिसोल नू जा दिए, ये पंजाबी शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। दिल्ली शहर ते पिसोल नू जा दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लेना ना देड़ा सौदा अड़िए। ओए लाडा चढ़ाका कदुए नू का बड़ाया वे मज़ेदार गोरिये, हो लाड़ा चढ़ाका कुदिए नू। ये सारे पंजाबी शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, वहीं देखिएगा। कौन जानता था कि डाढ़िया वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी, और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हो। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा
क्यों बोधा भाई क्या हुआ? यानी कि अंगड़ाई लेते हुए, कराह भरते हुए बोधा सिंह क्यों बोधा भाई क्या हुआ कहते हैं, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तारन रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जैसी पहन लो। और तुम? ये एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, लहना सिंह और बोधा सिंह जी। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेम गुरु, उनका भला करे। यो कह कर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कह कर नहीं कहते। बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। ये अभी तक जो है लहना सिंह और बोधा सिंह के बीच संवाद की चर्चा हो रही है, और देखते हैं कि आगे और ऐसी क्या संवाद होती है। उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। वहीं आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। आधे घंटे जैसा ही बीता था कि इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, यानी कि खाई की जो नीचे से एक आवाज़ आई वो सूबेदार हजारा सिंह का था। कौन पलटन साहब? जवाब में ये लोग बोलते हैं, हुक्म कीजिए। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करने सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा, ये थोड़ा सा क्या है शब्द का फिर है, ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। उसके बाद जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने देखिएगा, ये लहना सिंह आगे हुआ तब बोधा का जो बाप है सूबेदार उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई
रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार चलिया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब में सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखा, तब उसका माथा ठनका। ये देखिएगा कि ये लड़ाई के दौरान जो उनको आदेश दे रहे थे, उसी टाइम पे एक व्यक्ति सिगरेट जलाकर जब पीता है, तब लहना सिंह जी उसको अन्य दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। आइए इनके संबंध में और जानें। तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार, याद रखिएगा, जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, जो सिगरेट पी रहा है वह व्यक्ति बोल रहा है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को, ये चढ़ने नहीं है, चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया न था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की बैस में लगाए। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होते होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। उसने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, यानी सिगरेट जलाने वाला कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया और वजीरा सी, जैसे अंधेरे में सोने वाले से टकराता है, वही सोने वाला होता है। कहता है लहना सिंह को, कौन? वजीरा सी? हाँ, क्यों लहना, क्या बात है? क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। वहीं चौथे क्रम में देखिएगा आप लोग कि होश में आओ, कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है।
क्या लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं? उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है? सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। दोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ लगाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। वही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार नहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। देखिएगा यहाँ पे, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जला कर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तार कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। साहब आँख मीन गौर करते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंक और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि गजाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। ये लहना सिंह उनसे बोल रहे हैं, जर्मन के व्यक्ति से। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लपटन साहब तो बिन ढेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। यानी कि बिना ढेम मीन्स हो गया थोड़ा बहुत गालियों के 5 शब्द भी नहीं बोल पाते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का
माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता करता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पुलहुराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोला चिल्लाया क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। अब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सी तक तक कर मार रहा था, यानी कि गोलियां चला रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी का खालसा। ये वाहे होगा, ये जो वाह गुरुजी है तो ये वाहे गुरुजी की फतह, वाहे गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गया। पीछे से सूबेदार हजारा सी, ये हजार लिखा है, ये हजारा सी है, के जवान आए नहीं, ये आग ही है। आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल शिक्षा दी फौज आई। वाह गुरुजी, फिर वही शब्द है, वाह गुरुजी नहीं, वाहे गुरुजी दी फतह, वाहे गुरुजी दी खालसा। संत श्री अकाल पुरुष नहीं, पुरुष है। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से
गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली पट्टी से पूर लिया और बाकी का सांप कस कर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा पांव भारी घाव लगा है, यानी कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी वाणभट्ट की भाषा में दंतवीड़ोपदेशाचार्य कहलाती वजीरा सी कह रहा था कि मैं कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उनकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सी जवर में बर्रा रहा था वह, ये वर्रा नहीं है, कराह रहा था वह। गाड़ी से लिटाया गया लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी 2 गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कह दिया। ये वाली जो लाइन है, इसको एक बार आप लोग समझ जाइएगा कि बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कह दिया, यानी कर दिया। ये जो शब्द है, ये कहानी का मुख्य शब्द है।
इसके संबंध में आपको जानने को मिलेगा। गाड़ियाँ चल रही थी। सूबेदार ने चढ़ते चलते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये अक्सर लोगों का मानना है कि मृत्यु के समय जो होती है ना, स्मृति बहुत साफ होती है। वे उन चीज़ों को याद करने लगते हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिर्फ 12 वर्ष का है। यह पिछली बात है, स्टार्टिंग से, जहाँ से हम लोग पढ़े थे वहीं से। लहना सिर्फ 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले ने यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुमड़ाई हो गई, तब धत करके जो जवाब देती थी, याद आ रहा है आपको? सबसे प्रथम इन्हीं के संबंध में पढ़े थे। तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसे कहा, हाँ कल हो गई। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि आपका कुमड़ाई हो गई क्या करके लहना से ने पूछा था। उन्हीं के संबंध में उस 8 वर्षीय बालिका ने जो जवाब दिया था, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना से को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सी पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सी नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना से सूबेदार के यहाँ पहुँचा। एक कुछ पिछली मेमोरी वाली बातें हैं जब उनके साथ ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना से भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहाँ आशीष सुनी। लहना से चुप। मुझे पहचाना नहीं। तेरी कुमड़ाई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की चकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पीला, उसने कहा था। वही स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे
तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लाय लाय लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरा भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा से पानी पिला, उसने कहा था। ये कहानी की नाम आपको बार बार याद दिला रहे हैं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा से बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। चुप रहा, फिर बोला, कौन कीर्तन सी? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब ये अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम के 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा। नंबर 77 सिख राइफल जमादार सी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा? हमारा मुख्य नायक जो है लहना सी, वजीरा सी, बोधा सी, ये जो सूबेदारनी जी है, उनसे इनकी बचपन में ही खट्टी मीठी सी एक प्रेम भाव का अभिव्यक्त किया गया है। साथ में ही सूबेदारनी जी द्वारा कही गई बातों को लहना सी द्वारा उसने कहा था, यह मानकर उसका पालन करना बहुत ही सुंदर कहानी को प्रस्तुत करता है। यदि आपको इसी प्रकार से और भी पाठ्यक्रम के संबंध में बहुत सारी चीज़ों को जानना है, अक्सर यह होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम देते हैं जिनमें पाठ्यक्रम की कुछ बातों को ही दिया रहता है, संपूर्ण बातों को पता नहीं रहता।
तो आप इसी तरह के पाठ्यक्रम को जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। और हो सके तो कमेंट में हमें बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस पाठ्य संबंधी कहानी, उपन्यास या एकाकी वगैरह में आपको हम इसी प्रकार से पूर्ण जानकारी दे सकें। धन्यवाद।